हेलो बच्चों। देखिए, जैसा अपन ने डिस्कस किया था कि रे ऑप्टिक्स को हम 5 और 6 वीडियोस में रिजॉल्व करेंगे, क्विक रिवाइज करेंगे और इसके प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे। तो सीरीज का पहला वीडियो है रिफ्लेक्शन फिनोमिना, जो कि हम प्लेन मिरर के अकॉर्डिंग देखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि अपन अगर देखें ना कि अगर हम बात करें रे ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स, तो देखिए हम जानते हैं कि हम लाइट को दो नेचर में देखते हैं। एक तो देखते हैं हम पार्टिकल नेचर, और दूसरा जब हम वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो इसी लाइट का नेचर हम देखते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट, ये अपन हम बात करते हैं। अब जो ये पार्टिकल नेचर है, इस पार्टिकल नेचर पर कौन कौन सी फिनोमिनाज बेस्ड हैं। तो अगर आप इस पे फिनोमिनाज देखेंगे तो पहली फिनोमिना हम देखेंगे कि इस पे फिनोमिना एक है रिफ्लेक्शन फिनोमिना, दूसरी फिनोमिना है रिफ्रैक्शन, और तीसरी फिनोमिना है डिस्पर्सन। इसको हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। दूसरी अगर बात करें हम कि वेव नेचर में हम, तो वेव नेचर की जब स्टोरी आएगी तो वेव नेचर में हम सबसे इम्पोर्टेंट देखते हैं इंटरफेरेंस, फिर हम देखते हैं डिफ्रैक्शन फिनोमिना। ये फिनोमिनाज जो हैं इसमें एक्सप्लेन की जाती हैं। अब जो ये पार्टिकल नेचर वाली फिनोमिना है हमारी, कि पार्टिकल नेचर की फिनोमिना जो है, इसमें पार्टिकल नेचर ऑफ लिया जाता है लाइट का, तो लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसे हम सिंबल c से डिनोट करते हैं। ठीक है। और ये साइज ऑफ पार्टिकल अगर हम देखें, जबकि रे ऑप्टिक्स को कब पढ़ेंगे, तो जब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी 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 ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ लैम्डा ऑफ लाइट। तो इस जो भी फिनोमिना में इस तरीके की होगी उसमें हम पार्टिकल नेचर से इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन जब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, उस समय हम पार्टिकल नेचर से नहीं कर पाते। तो उस समय हम किससे करते हैं? पार्टिकल नेचर से हम फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में और डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो अभी हम इसमें सबसे पहली जो फिनोमिना है रिफ्लेक्शन की फिनोमिना, ये फिनोमिना हम लेने जा रहे हैं। देखिए, अब अगर अपन हम मान लें कि हम एक थिन मिरर मान रहे हैं, यानी थिन शीट है हमारे पास, थिन स्टोरी होनी चाहिए, थिन मिरर है, थिक नहीं है, थिन मिरर है। तो इसमें अगर हम देखें तो लाइट रे का आना, यानी लाइट रे आएगी, टकराना और लौट जाना, लौट जाना, ये फिनोमिना कहलाती है रिफ्लेक्शन। अब इम्पॉर्टेंट बात ज़रा ध्यान दीजिए कि हुई क्या। इम्पॉर्टेंट देखें कि ये जो आई थी लाइट, लाइट रे आई और लाइट रे लौट गई, तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या रहा। इसमें अगर हम इम्पॉर्टेंट बात करें कि इम्पॉर्टेंट ये रहा कि जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस लौट गई, यानी लाइट की वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से आई होगी
उसी वेलोसिटी से लौट गई। कि अगर हम ऐसा मान लें कि थिन मिरर पर लाइट रे आई, तो आई तो किस मीडियम में थी, तो जो भी मीडियम नंबर 1 था, मीडियम 1 टकराई और इसके केवल सरफेस को यूज की और लौट गई। तो यानी जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम से वापस लौट गई, यानी हवा से अगर आई तो हवा में ही लौट गई। तो यानी इसमें हम ये सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे कि वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट c, ये नहीं बदला, ये कांस्टेंट रहा। जबकि अगर मीडियम में इंटर करती तो मीडियम में इंटर करने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती। ठीक है, तो ये चीज़ हमने इम्पोर्टेंट ये देखा, यानी आना, टकराना और लौट जाना। जो रे आती है, जो भी रेज आती हैं, यानी आने वाली रेज जो होगी उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रेज, और जो रे लौट जाती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। जिस पॉइंट पे ये टकराई हैं वहाँ पर अगर हम सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो दैट इज नोन एज नॉर्मल। तो जो इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल के बीच में एंगल बना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, दैट एंगल इज नोन एज आई। इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल बना रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। और लॉ क्या कहता है कि जिस एंगल से लाइट रे आई है उसी एंगल से वापस लौट जाएगी, यानी आई और आर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई एंड आर इज इक्वल। अच्छा, कई बार न्यूमेरिकल जब हम करते हैं तो न्यूमेरिकल में एक सर्टेन एंगल और भी दिया होता है कि अगर हम उस एंगल को भी देखें तो ये एंगल दिया हुआ है हमें, सपोज ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लैंस, यानी ग्लैंस एंगल। तो ये एंगल हमेशा ग्लैंस किससे होगा, तो जिस सरफेस पे टकरा रही है उससे इंसिडेंट एंगल का। तो अगर एंगल ऑफ ग्लैंस निकालना है तब भी हम देख सकते हैं कि क्या होगा। तो लाइट रे का आना, टकराना और लौट जाना, ये फिनोमेना है रिफ्लेक्शन। अब इस रिफ्लेक्शन में 2 लॉज दिए गए थे। वो लॉज कौन कौन से थे, तो पहला तो ये था कि आप इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखें तो ये पूरी फिनोमिना एक ही प्लेन में हुई है, यानी जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो ये सबसे पहला लॉ तो यही हो गया कि हम कहें कि ये एक सिंगल प्लेनर इवेंट है, सिंगल प्लेन फिनोमेना। यानी अगर हम देख रहे हैं तो एंगल ऑफ अगर हम देख रहे हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो ये पहला लॉ दिया गया था, ये फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। और तीसरा लॉ किसी ने नहीं दिया, तीसरा हम कंक्लूड कर रहे हैं। तीसरा लॉ कंक्लूजन ये है कि ये सिंगल मीडियम फिनोमेना है, सिंगल मीडियम फिनोमेना। तो इससे हमें बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट मिलेंगी। जैसे हमें पता है कि इसकी वेलोसिटी जो होगी, जिस वेलोसिटी से आई है उसी वेलोसिटी से लौटेगी, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट। साथ में आप देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली सोर्स डिपेंडेंट होती है, तो फ्रीक्वेंसी भी इसमें कांस्टेंट। अदर पैरामीटर्स की बात आगे की जाएगी। तो ये हमारा फिनोमेना है। अब हम देखो इम्पोर्टेंट जो बात किए थे वो हमने किस पे किया था, हमने किया था थिन मिरर पे, क्यों नहीं थिक। तो अगर सपोज करो कि हमने थिक मिरर ले लिया, ये थिक मिरर है, यानी इसकी खुद की सर्टेन विड्थ है, तो आप देखेंगे कि जो लाइट रे इस पे आके टकरा रही है वो एक तो रिफ्लेक्शन फिनोमिना कर रही है, साथ में रिफ्रैक्शन भी हो रहा है।
यानी जो इंसिडेंट एनर्जी आई होगी, जो भी एनर्जी आई होगी, उसमें से पार्शियली रिफ्रैक्ट हुई है और पार्शियली रिफ्लेक्ट हुई है। यानी अब इंटेंसिटी क्या होगी, चेंज। और इंटेंसिटी चेंज मतलब ब्राइटनेस हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ब्राइटनेस अलग हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हम यहाँ मानते हैं, जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, तो जब रिफ्लेक्शन देखते हैं तो हम ऐसा मान के चलते हैं 100%, यानी उस समय नो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन फिनोमेना नहीं होगी। ठीक है, ये 0%। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे हमारी इंटेंसिटी ऑफ वेव ऑल ऑब्लिक रे रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इसीलिए हम थिन से थिन लेते हैं, थिक नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। अब दो चीज़ें हम प्लेन मिरर के साथ देखने वाले हैं जो इम्पॉर्टेंट है। दो चीज़ें, पहला कि अगर मैंने मान लिया थिन सरफेस है, ये थिन मिरर है, प्लेन मिरर की अब घटना ले रहे हैं हम, ये प्लेन मिरर है, इसको हमने माना प्लेन मिरर। अब जरा देखा जाए, इस प्लेन मिरर में अगर लाइट रे आके टकराती है तो होगा क्या। अगर ये प्लेन मिरर ना होता तो लाइट रे सीधा चली जाती, डेविएट ही नहीं होती। बिकॉज ऑफ दिस लाइट रे इधर की ओर चली गई। यानी अगर हम नॉर्मल से देख रहे हैं तो कुछ ऐसा चली गई है लाइट रे। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, और आर इक्वल टू भी हम देखेंगे तो आई ही है। तो हम सबसे पहला इसमें चीज़ देखना चाहते हैं कि कितना हुआ है डेविएशन, डेविएशन क्या हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारा डेविएशन अगर देखा जाए कि डेविएशन कितना हुआ, डेविएशन ऑफ रे कि कितना डेविएट हुई है, तो हम डायग्राम में देखेंगे तो ये रही डेल्टा, यही हुआ है। तो अगर हम इस डेल्टा को अगर हम देखें तो डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी भाई। तो अगर मैंने मान लो, सपोज करो इसको मैंने मान लिया ये टोटल स्ट्रेट लाइन आ रही थी, तो टोटल स्ट्रेट लाइन का मतलब 180 माइनस, और ये दोनों एंगल माइनस करने हैं हमें, दोनों ही आई हैं तो 2i। तो हमारा प्लेन मिरर ने कितना डेविएशन प्रोड्यूस किया है, तो 180 माइनस 2i का डेविएशन प्रोड्यूस किया है इसने। तो टोटल लाइट रे जो डेविएट हुई है वो 180 माइनस 2i का डेविएशन हुआ है। ठीक है, अब इसी डेविएशन को हमें देखना है और इस पे प्रॉब्लम कैसे पूछे जाएंगे, तो हम इसके प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम टाइप्स। तो प्रॉब्लम टाइप्स जो एग्ज़ाम में हमें पूछे जाते हैं, या तो हम नीट की बात करें या जेईई मेंस की बात कर लें, इन दोनों में ही इस पे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो आइए टाइप नंबर 1 की प्रॉब्लम की बात करते हैं हम। टाइप नंबर 1, इस प्रॉब्लम की बात करें तो मैंने भाई एक प्लेन मिरर लिया, इस पर लाइट रे इंसिडेंट कराई। तो आप देख रहे हो इंसिडेंट कराने के बाद ही नॉर्मल ड्रॉ करते हैं अपन, है ना। ये नॉर्मल ड्रॉ किया और ये गिवन है कि ये 55 डिग्री, तो आपको याद होगा 55 डिग्री क्या है, एंगल ऑफ ग्लेंस। तो अगर आई निकालना होगा आपको तो आई आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आई आप निकाल सकते हैं कि इस आई की वैल्यू जो होगी, आई इक्वल टू होगा 90 माइनस 55 डिग्री। ये हमारा 90 माइनस 55 डिग्री ऐसा होगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से आए तो भाई लाइट रे अगर ये नहीं होता तो ऐसे चली जाती लाइट, इसके होने की वजह से यूं चली गई। तो आप जरा देखो किधर किधर की ओर घूमी है लाइट रे, यूं घूमी है। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी है। तो हम इसका आप डेविएशन देंगे तो डेविएशन देंगे 180, डेल्टा की वैल्यू 180 माइनस 2i, यानी 180 माइनस कितना हो जाएगा, 90 माइनस 55 मतलब 35, यानी 2 इंटू
35। कितना एंगल आएगा बेटा ये? तो ये आ रहा है टोटल 110, एक 110 डिग्री का डेविएशन है। किधर की ओर? एंटी क्लॉक वाइज। ये ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। लेकिन कई बार हमें बुक में अदर व्यूज दिया होता है कि दूसरे तरीके से, यानी इसका अदर व्यू। तो अदर व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि भाई हमने जो लाइट रे को देखा था कि लाइट रे ये गई थी, ये गई है फाइनल, ये फाइनल गई है, और लेकिन जाना तो चाहिए था ऐसे, तो हमने ये निकाला है 110 एंटी क्लॉक वाइज। लेकिन एग्ज़ाम में अगर दे दिया जाए ये आंसर कि ये पूछ ले, तो हम क्या बोलेंगे? तो ये हो जाएगा 360 माइनस 110, तो ये आ जाएगा 250 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। तो जो ऑप्शंस दिए होते हैं वो कई बार एंटी क्लॉकवाइज ना दे करके क्लॉकवाइज दिए होते हैं, तो आपको आंसर पर भी ध्यान रखना होगा कि किस तरीके का आ रहा है। तो ये हमारी टाइप नंबर 1 की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसी में एक मिरर ना हो करके 2 मिरर्स हो जाएं, ये भी टाइप नंबर 2 पे आ जाइए कि टाइप नंबर 2 की प्रॉब्लम आप देखते हैं भाई। टाइप नंबर 2, अब इसमें एक मिरर ना होकर के 2 मिरर लिए गए, यानी एक मिरर तो हमने ऐसा लिया, ऐसा, और दूसरा इसी के साथ ज्वाइंट मिरर है, ये ऐसे मिरर ज्वाइन किया गया है। मैं न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ दे दूं कि ये एंगल इसमें 30 डिग्री है, ठीक है। अब लाइट रेज जो आ रही है इस पे टकराने के लिए, वो इधर से कुछ आई है, इंसिडेंट हुई है, और इसका दिस एंगल इज गिवन 50 डिग्री। ये थीटा दिया हुआ है, पता है नाम इसका, ग्लैंस एंगल। तो इसका आई कितना होगा? तो आई इक्वल टू होगा 40 डिग्री, ठीक है। ये हमने फाइंड कर लिया है, आई जो होगा 40 डिग्री होगा। अब लाइट रे आई, टकराई, टकराने के बाद लाइट रे इधर चली जाएगी, यानी एक बार तो इसमें डेविएशन हो गया, एक डेविएशन यहीं हो गया, एक डेविएशन, दिस इज डेल्टा 1, ठीक है। और डेल्टा 1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डेल्टा 1 क्या आ जाएगा? 180 माइनस 2 इंटू आई, यानी 2 इंटू 40, कितना हो जाएगा ये? 100 डिग्री, 100 डिग्री। और ज़रा देखिए किस डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है, तो 100 डिग्री क्लॉकवाइज हुआ है, एक बार हो गया, यानी फर्स्ट। और हमें तो कैलकुलेट करना है टोटल डेविएशन, टोटल डेविएशन। अब यहाँ पे आके लाइट रे टकराई है, अब नॉर्मल, फिर अगेन नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ का नॉर्मल ड्रॉ किया भाई, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, और ये एंगल अगर 40 डिग्री है, ठीक है, तो हम इस एंगल को क्या बोलेंगे कि ये कितने पे टकराई होगी? तो हम इस एंगल को अगर देखें तो ये वाला तो 80 हो गया, यानी ये एंगल कितना हो गया? अब 10 डिग्री हो गया, ये हो गया 10। अब यहाँ से वापस लौटेगी लाइट रे, लाइट रे यहाँ वापस लौटी, इसको भी कलर एक ही रखते हैं, यानी ये हो गया। अब यानी जाना ऐसे चाहिए था और गई ऐसे, तो अब डेविएशन वापस कैलकुलेट करें, तो अब डेविएशन हो जाएगा कितना यहाँ पे? तो 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 10, तो ये कितना डेविएट हुई लाइट रे? तो 180 माइनस 20, यानी 160 डिग्री। जरा डायरेक्शन बताइए, तो ये जा ऐसे रही थी और ये डेविएट ऐसे हुई है, तो ये कैसा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो ये एंटी क्लॉकवाइज, 160 एंटी क्लॉकवाइज। ये हुआ हमारा डेल्टा 2, ये हमारा हुआ डेल्टा 2। अब अगर हमें टोटल डेविएशन निकालना होगा कि टोटल डेविएशन कितना आया, तो टोटल डेविएशन, तो टोटल डेविएशन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो डेल्टा 1 हो गया 100 क्लॉकवाइज, डायरेक्शन भी लिखेंगे, प्लस 160 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी फाइनली कितना बचेगा? 60 डिग्री क्या बचा? एंटी क्लॉकवाइज।
तो आपने देखा बड़ा मैजिकल सा आंसर आया कि टोटल डेविएशन आ रहा है कितना, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा डायरेक्शन आई है। ठीक है, तो 60 डिग्री, तो ये ध्यान रखेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का सेंस हमें हमेशा ध्यान रखना है, वरना कहानी गड़बड़ हो सकती है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो टोटल डेविएशन आपको पता चल गया कि ये इस तरीके की प्रॉब्लम हमसे पूछी जाती है। अच्छा, क्या हम एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि अगर दो सक्सेसिव मिरर्स जो हैं, ये देखिए दोनों सक्सेसिव मिरर किस पे थे, 30 पे थे। ठीक है, 30 के एंगल पे थे, और हमारा फाइनल डेविएशन कितना आया है, 60 डिग्री का डेविएशन आया है। तो कुछ इनसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसमें हम देखें कि अगर इसमें इम्पॉर्टेंट एक मान लें, हम ऐसा देखें, लॉ बना करके देखें कि इन टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस, दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस हुए हैं बाई टू मिरर्स। हमारे पास मिरर कितने थे, 2 मिरर्स। ठीक है, तो 2 मिरर्स थे, तो हमारा 2 मिरर्स, देन नेट डेविएशन का जो वैल्यू आया वो क्या, 2 अल्फा आया क्या। भाई प्रीवियस एग्जाम्पल के थ्रू तो हम इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर 2 सक्सेसिव अगर हमारे रिफ्लेक्शंस हैं तो उस समय नेट डेविएशन क्या आया, 2 अल्फा, वेयर अल्फा इज एंगल बिटवीन मिरर्स। हम ऐसा देख सकते हैं। तो प्लेन मिरर में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी घटना है। बस इस फॉर्मूले को लगाते समय ये हम ध्यान रखेंगे कि रोटेशन सेंस हम देखें। तो एक आंसर तो आपका 2 अल्फा आ जाएगा, और एक अनदर आंसर जो होगा, अनदर आंसर आपको पता है क्या होगा, 360 माइनस 2 अल्फा। बस यहाँ पे रोटेशन सेंस बदल जाएगी। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे कि पहले वाले में जो एंगल था उसके अकॉर्डिंग हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड जो आपको यूज़ करना हो आप यूज़ कर सकते हैं। आइए दूसरा देखते हैं हम, रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। तो देखिए इसमें अगर हम पहला कंसेप्ट माने कि हमारा प्लेन मिरर है, इस पर एक इंसिडेंट रे आकर के टकरा रही है। ये पहली इंसिडेंट रे ऐसी है, तो इसके लिए आप देखेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे ड्रा हो जाएगी सेम एंगल पे। लेकिन अगर हम रिफ्लेक्टेड रे को थोड़ा सा डेविएट कर दें, यानी हमने इधर डेविएट कर दिया, किधर किस डायरेक्शन में डेविएट किया, तो आप देखेंगे कि हमने जो डेविएशन में डेविएट किया है वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंसिडेंट रे को। तो रिफ्लेक्टेड रे भी डेविएट हो गई, कितनी सेम एंगल होगी क्योंकि उतना ही एंगल होना है। अगर मैंने इसको थीटा क्लॉकवाइज किया तो ये कितना होगी, थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएट हुई है। तो इंसिडेंट रे, फंडा लिख लेते हैं, इंसिडेंट रे अगर थीटा हुई है क्लॉकवाइज तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे यह भी थीटा होगा बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यानी ये हमेशा अपोजिट सेंस में आएगा, अपोजिट सेंस। ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ कि इंसिडेंट रे को हमने रोटेट कराया। अब अगर इसी में हम मिरर को रोटेट करा दें, यानी पहले मिरर ये था,
और इंसिडेंट रे ये आ रही थी, ठीक है, इंसिडेंट रे ये आ रही थी। नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, रिफ्लेक्टेड रे पहले प्रीवियस में। अब हमने क्या किया, हमने किया क्या कि इसको मिरर को ही डेविएट करा दिया, कितना एंगल, थीटा, ये थीटा डेविएट करा दिया, ये नया मिरर का पोजीशन हो गई। तो अब देखिए कि ये अब इंसिडेंट रे का एंगल क्या हो गया, तो इंसिडेंट रे कुछ अलग से ऐसी हो गई, यानी मिरर को हमने क्लॉकवाइज घुमाया है, जो मिरर हुई है वो थीटा क्लॉकवाइज। तो अब आप इसमें अगर आप देखेंगे तो मिरर गई थीटा पे, तो ये हमारा नया ऐसा आ जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे कितना गई, तो यहाँ से ये जाएगी 2 थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रेज 2 थीटा, और साथ में ये सेम सेंस में जाएगी, क्लॉकवाइज ही जाएगी, क्योंकि ये एंगल थीटा, लेकिन आप देखो रिफ्लेक्टेड रे तो ये डेविएट हुई है ना क्लॉकवाइज में ही, यानी ये थीटा, तो ये हमारा क्या आ गया 2 थीटा, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रेज 2 थीटा का रोटेशन ले लेती है। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो दोनों डेविएट किए जाते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम मैं लेके चल रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो एक एग्जांपल मैंने लिया कि इफ मिरर रोटेट्स with 50 degree clockwise and incident ray rotates with 10 degree anti-clockwise, then find the net rotation of reflected rays। तो इससे क्या कंक्लूड करें, तो देखिए एक तो 15 डिग्री था, तो इसकी वजह से मिरर रोटेट हुआ है, तो ये होगा 30 डिग्री, किधर सेम सेंस में, तो 30 डिग्री क्लॉकवाइज, और ये 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो इससे क्या आएगा 10 डिग्री क्लॉकवाइज। अब अगर हम टोटल ऐड कर दें तो 40 डिग्री क्लॉकवाइज, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे नीट में या जेई मीन्स में, तो यू कैन ईजिली डन। देखिए एक क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट आजकल आ रहा है, ये मॉडर्न एरा का क्वेश्चन है, फैशन में है। मिरर पे ही है कि भाई हमारे पास एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से, जो इसकी इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, और इसमें इसका एक्स और वाई कंपोनेंट दिया जा रहा है। जैसे इसका अगर मान लो ये एक्स होगा और ये वाई होगा, ऐसा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इंसिडेंट रे है और इसके ये कंपोनेंट हैं, ये आप देखेंगे एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है, ठीक है। तो इस एक्सिस को आप आई बोल सकते हैं, इसको -j बोल सकते हैं। तो एक तो हो गया, हम इसमें फंडा अगर लिख लें तो फंडा ये हो गया कि द कंपोनेंट पैरेलल टू मिरर प्लेन रिमेन सेम, ये सेम रहेगी, बदलेगी ही नहीं। और दूसरा द कंपोनेंट along नॉर्मल
नॉर्मल ऑफ प्लेन मिरर ऑफ मिरर प्लेन, ये रिवर्स हो जाएगी, ये रिवर्स, ठीक है, ये रिवर्स हो जाएगी, यानी बिकम अपोजिट। तो अगर आप ये देख रहे हो कि ये रिवर्स हुई है, तो अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट देख रहा हूँ कुछ ऐसा, तो ये तो सेम है, जैसा था वैसा ही है, ये अब हो गया प्लस जे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यानी अगर मैं इस वेक्टर को आई माइनस जे बोलता, तो ये वेक्टर क्या हो जाता बेटा, ये वेक्टर आई प्लस जे हो जाता। तो बस ये दो फंडे को आपको ध्यान में रखना है और इससे आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। अब जैसे एक प्रॉब्लम ली जाए इस पे, कि प्रॉब्लम ली गई भाई, ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारा है जेड एक्सिस। अब इसमें एक प्लेन मिरर लिया जाए, तो प्लेन मिरर जो हमारा है वो इस प्लेन में ले लिया हमने, ये हमारा प्लेन मिरर में, ठीक है। अब इंसिडेंट रे, इफ ये प्लेन मिरर है पूरा, इफ इंसिडेंट रे वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, वेक्टर इज, ये दे दिया जाए 2i प्लस 3j माइनस 4k। तो जरा देखिए मिरर के परपेंडिकुलर कौन है, तो मिरर के परपेंडिकुलर केवल और केवल जे वाला है। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, देन रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर, तो आप रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर लिखेंगे तो भाई एक्स वाला तो सेम, ये बदल गया -3j, रिवर्स हो गया, और ये जैसा था वैसा ही रहेगा -4k। तो इस तरीके से हम आप इसके प्रॉब्लम को कर सकते हैं। तो ये मॉडर्न इरा का प्रॉब्लम है, ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट फॉर 2021। तो इसे ध्यान रखें, इस तरह की प्रॉब्लम हमसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आते हैं हम, अब इसमें एक बात करें मिरर के केस में। तो हम जानते हैं कि मिरर के केस में ऑब्जेक्ट और दूसरा है इमेज, और मिरर का एक स्टेटमेंट हम लिखते हैं कि मिरर फॉर्म, और ये भी वर्ड ऑलवेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली इनकम्प्लीट है, इसके आगे इसको कंप्लीशन में लाने के लिए कि मिरर फॉर्म ऑलवेज वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। तो ये जो रियल और वर्चुअल का फंडा है, यहाँ पर रेज क्या होंगी, रेज सीम्स टू मीट, ये वर्चुअल होता है, यानी एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, ये ऐसा लग रहा है कि मीट करेंगी, ठीक है, ये ऐसा लग रहा है कि मीट करेंगी लेकिन एक्चुअल में मीट नहीं। और रियल ऑब्जेक्ट मतलब कि रेज ओरिजिनेट फ्रॉम दैट। तो अब इस फंडे को अगर अपन देखें, तो ये हमारा है मिरर, यहाँ एक ऑब्जेक्ट हो गया, मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ से रेज ओरिजिनेट हो रही हैं, यानी एक्चुअल में ओरिजिनेट हो रही हैं, एक्चुअल में ओरिजिनेट हो रही हैं। अब आप देखेंगे कि भाई रेज ये वाली तो इधर पलट गई और ये वाली इधर पलट गई, यानी अगर इनको मैच करोगे आप तो आपको ऐसा कहीं डॉटेड मिलेगा, यानी यहाँ इमेज मिलेगा। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, रियल, तो इमेज कैसी बनी, वर्चुअल। लेकिन तब क्या हो कि अगर ऑब्जेक्ट ही हमारा वर्चुअल हो जाए, तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल की बात करें अगर, कि ये अगर रेज मिरर है हमारा और रेज कुछ ऐसी आ रही हैं, यानी एक्चुअल में नहीं मिल रही हैं,
मिलती हुई फील हो रही हैं यहाँ पे ऐसे, ये ऑब्जेक्ट। तो अब ये ऑब्जेक्ट पोजीशन है और ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब इसका अगर आप देखोगे तो रियल में मिली है, रिफ्लेक्टेड रेज रियल में मिली हैं, यानी इमेज कैसा हो गया, रियल इमेज। तो स्टेटमेंट देते समय अपन को ध्यान रखना है, तो रियल वर्चुअल ये दोनों हम ध्यान से रखेंगे, इससे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट्स हम लेके चल रहे हैं। तो अगर हम एक्चुअल में इमेज फॉर्मेशन देखें कि अगर प्लेन मिरर से इमेज एक आर्बिटरी हम बना रहे हैं कि यहाँ कहीं एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो भाई इससे लाइट रे चलेगी, इससे लाइट रे गई और एक इस एंड पे लाइट रे लेके चले जाते हैं, तो दोनों जगह रिफ्लेक्शन फिनोमेना को ये फॉलो करेगी। यहाँ पर एक फॉलो किया इसने, रिफ्लेक्टेड वन R1, और यहाँ दूसरा फॉलो किया, रिफ्लेक्टेड R2। तो इसका इमेज कहीं बैक बन रहा होगा, ये जहाँ मैच होंगी वहाँ इसका इमेज बनेगा। ठीक है, और हम यहाँ से देखेंगे तो ये आप जो देख रहे हो ना, रीजन, दैट इज रीजन इज नोन एज फील्ड ऑफ व्यू, इसे हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, यहीं से हम देखते हैं। ठीक है, तो ये फील्ड ऑफ व्यू है। अगर हम फील्ड ऑफ व्यू के अंदर हैं तो इमेज को क्लियरली देख पाएंगे, अगर फील्ड ऑफ व्यू से बाहर चले गए तो इमेज को हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इसी पे आते हैं हम मिरर की लेंथ की बात करें कि अगर एक पर्सन है, एक पर्सन जिसकी लेंथ L है, तो उसे अपना पूरा इमेज देखने के लिए पूरा इमेज देखना है, तो पूरा इमेज कहीं यहाँ देखेगा इसे। तो अब इमेज देखना है तो कुछ ऐसा होगा स्टोरी, भाई ये रे गई, टकराई, टकराने के बाद उसकी आंखों में गई, फिर इसी तरह ये रे भी जाएगी, टकराएगी और उसकी आंखों में जाएगी, तभी वो अपना देख पाएगा इमेज। तो इसी तरह ये, अब इसको बैक बढ़ा दो तो इधर, और इसको बैक बढ़ा दो तो इधर, यानी ये हमारा बन रहा है इमेज लोकेशन और ये हमारा है ऑब्जेक्ट। तो ये बड़ा ही वेल डिफाइंड रूल है कि अगर हम देखें इसकी लेंथ L है तो मिरर हमें कम से कम कितने लेंथ का चाहिए, L/2 लेंथ का चाहिए उसी पर्सन को देखने के लिए। तो ये सब लोगों को याद है, इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन से हम कोई खास मतलब नहीं रखते। लेकिन हम एक ऐसा करें कि एक पर्सन है जो L लेंथ का है और ये जो मिरर है वो बहुत छोटा है ना, mm', इसकी जो लेंथ है ना L इज़ वेरी लेस देन, या लेस देन मान लो L/2 है। तो क्या दो चीज़ें क्वेश्चन बनता है कि क्या इस पर्सन का पूरा इमेज बनेगा, पूरा इमेज बनेगा इस छोटे से मिरर में? तो आंसर इज यस, पूरा बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है, क्या यह पर्सन अपना पूरा इमेज देख पाएगा? तो आंसर इज नो। क्यों नहीं देख पाएगा? बिकॉज जो उसकी आईज है ना, आईज ऑफ पर्सन नॉट लाई इन फील्ड ऑफ व्यू, तो वो फील्ड ऑफ व्यू में नहीं होगा, इसलिए वो देख नहीं पाएगा। लेकिन इमेज चाहे कितना भी छोटा मिरर हो, पूरा इमेज बनाएगा। अगर कोई उसके फील्ड ऑफ व्यू में हो तो वो पूरे इमेज को देख लेगा। ठीक है, तो ये मिरर में ये एक इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं, तो इसे अपन देख सकते हैं। तो ये बातों का, दोनों बातों का विशेष ध्यान रखिएगा।
ठीक है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सी फिनोमिना है जिसे अपन बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन का मतलब जो होता है वो होता है लेफ्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम लेफ्ट। इसको एंड लिखा जाए, इट्स गुड टू राइट, एंड राइट बिकम लेफ्ट। यानी अगर हम एक प्लेन मिरर ले लेते हैं ना, प्लेन मिरर, तो उसके आगे अगर अपन ऑब्जेक्ट्स को रख दें, जैसे कि हमने एक वर्ड लिया पी, तो यहाँ पे आप देखोगे ऐसा आपको लग रहा है कि पी का जो राइट में था वो लेफ्ट में हो गया और लेफ्ट का जो था वो राइट में, यानी ये लैटरली इन्वर्टेड हो गया। लेकिन अगर मैं रख दूं ए, तो ए ही वैसा ही दिखाई देगा, यानी इसमें भी लेफ्ट बिकम राइट, राइट बिकम लेफ्ट हुआ है। तो कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स होंगे जिनका लैटरली इन्वर्टेड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो लैटरल इन्वर्जन शो नहीं करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से लैटरल इन्वर्जन नाम की फिनोमिना प्लेन मिरर में होती ही नहीं है। इट्स माय पर्सनल व्यू। क्या होता है, तो बेसिकली लैटरल परवर्जन होता है। परवर्जन, लैटरल परवर्जन का मतलब होता है फ्रंट बिकम बैक एंड बैक बिकम फ्रंट। ये फिनोमिना होती है कि फ्रंट बिकम बैक और बैक बिकम फ्रंट। यानी जैसे आप ये देखो, अगर हम मान लें कि एक प्लेन मिरर है, उसके सामने हम खुद खड़े हैं, तो आप उसमें लेफ्ट हैंड अगर दिखाओगे तो वो राइट हैंड दिखाने लगता है, ऐसा लग रहा है ना। तो आप उसको ध्यान से देखो कि जितना आपके फ्रंट में चीज़ें थी, वो मिरर में जो आपका फ्रंट था वो अब बैक हो गया, और जो बैक था वो फ्रंट। तो फ्रंट बिकम बैक एंड बैक बिकम फ्रंट, ऐसा घटना हो गई। यानी और इस समय ऑब्जर्वर भी आप हैं, तो इसके लिए आप क्या करिए ना, अपने हाथों को मिरर के सामने रख दीजिए, यानी ऑब्जेक्ट भी आप हैं और ऑब्जर्वर भी आप हैं। तो अपने हाथों को आप इसके सामने अगर रख देते हैं, यानी आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं और यहाँ आपके हाथ लग रख दिएगा, ये है कानून के हाथ हैं, थोड़ा बड़े हैं। तो आप देखो इस समय इस पोर्शन को आप नहीं देख पा रहे हो, ये आपके लिए बैक है और ये पोर्शन आपके लिए फ्रंट है। जब इमेज में देखोगे तो जो बैक में था, मान लो यहाँ जो भी चीज़ें आपने हथेली पे रखा है वो अब फ्रंट में आ जाएंगी, और जो फ्रंट होगा वही किधर चला जाएगा, बैक में। तो बेसिकली मिरर जो होता है ना, वो लेटर्स को तो लेटरली इन्वर्टेड और नॉट इन्वर्टेड करता है, लेकिन अगर उस घटना को आप ईमानदारी से ऑब्जर्व करो तो बेसिकली लेटरल परवर्जन की फिनोमिना करता है। और लेटरल परवर्जन क्या है, फ्रंट बिकम बैक, बैक बिकम फ्रंट, इस तरीके का हमारा घटना आती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो हमारा इजीली प्रॉब्लम्स को हम कर सकते हैं। चलिए आगे की घटनाएं देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज, कुल मिला के आप कह लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा है यहाँ पर, रिलेटिव वेलोसिटी, ये रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा है। ठीक है, इस तरीके से हम रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा देखेंगे। अब देखिए इसमें पहला हम ले लेते हैं ए घटना है ए, तो रिलेटिव हमें देखना है, तो इसमें हम अलग अलग केसेस के अकॉर्डिंग करेंगे। पहला केस लिया, ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू प्लेन ऑफ मिरर।
डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको कि ये आपका एक मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, ये वीओ वेलोसिटी से ये जा रहा है। तो आप देखोगे कि इसका जो इमेज है यह भी सेम वेलोसिटी से जाएगा, वी आई भी किसके इक्वल होगा, वी ओ। और इस समय आप देखोगे तो वी आई वेक्टर जो होगा वो वी ओ वेक्टर के इक्वल होगा। तो ये घटना एक ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर सेकंड केस इसका लिया जाए, बी केस, कि ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू द मिरर, परपेंडिकुलर टू द मिरर, यानी ये घटना बनाऊं कि ऐसा है और ये इसकी ओर जा रहा है ऑब्जेक्ट वीओ वेलोसिटी से, तो इमेज जो होगा वो माइनस ऑफ वीओ वेलोसिटी से इसकी ओर आ रहा होगा, यानी ये वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी। तो डायरेक्शन में पलट गया, ठीक है, क्योंकि पोजीशन की बात कर रहे थे हम। तो ऑब्जेक्ट मूव पैरेलल टू द मिरर, तो यहाँ पर हमने ऐसा देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट देखें तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वी ओ की वैल्यू थोड़ी देर के लिए वी मान लो, तो वी आई की वैल्यू भी माइनस ऑफ वी होगी, तो माइनस वी, यानी क्या हो गई, -2v। ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है इसे ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा घटना होगी। तीसरा, थर्ड, जो कि आजकल फैशन में, सी कहानी कि मिरर भी मूव करे, इफ मिरर ऑल्सो मूव, ये मिरर भी मूव करे। तो हम सबसे पहले देखते हैं भाई, मिरर बनाते हैं, इधर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ इमेज है। अब सबका चेंज देखेंगे। तो अगर मिरर भी मूव कर रहा है तो सबसे पहले अपन को क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर और पोजीशन ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, ये माइनस में होगा। यानी हम यहाँ लिखेंगे एक्सओ माइनस एक्सएम इक्वल टू माइनस एक्सआई माइनस एक्सएम, ऐसा होगा घटना। या एक्सआई की बात कर लो तो एक्सआई इक्वल टू होगा माइनस ऑफ एक्सओ +2 ऑफ एक्सएम। क्या कर दो, इसे डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी, ये सब वेक्टर साइन में है बेटा, +2 वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये हमें ऐसी घटना मिलने वाली है, ठीक है। और कब घटना है, परपेंडिकुलर टू मिरर। अगर मिरर की वेलोसिटी वी एम की वैल्यू ले लो 0, तो वी आई की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ऑफ वी ओ, ये हम पहले से निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये उसका एक कंक्लूजन सा केस है। तो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, न्यूमेरिकल एग्जांपल। ऐसा लिया गया कि एक प्लेन मिरर है, वो 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, किसकी ओर, ऑब्जेक्ट की ओर। इधर एक ऑब्जेक्ट है जो कि 3 मीटर पर सेकेंड से इसकी ओर आ रहा है। तो अब वेलोसिटी ऑफ इमेज देना है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ दिस, तो अब आपका हो जाएगा -3 आई कैप, चलो 3 आई कैप +2 ऑफ, क्या हो जाएगा बेटा, -1 आई कैप, क्योंकि अपोजिट जा रहा है, तो यानी टोटल क्या आएगा, -5 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वेक्टर फॉर्म, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से आंसर होगा। लेकिन एग्ज़ाम में आजकल एक और नया फैशन है कि हमें अगला एग्जाम्पल, स्टार एग्जाम्पल, कि कुछ इस तरह की घटना हो कि ऑब्जेक्ट जो है ना, इसकी ओर 5 मीटर पर सेकेंड से एंगल हॉरिजॉन्टल से 37 के एंगल पे मूव कर रहा है, ठीक है, 37 के एंगल पे मूव कर रहा है। अब इसकी वेलोसिटी अगर आपको देखनी हो तो मिरर इस समय मूव नहीं कर रहा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट्स अगर हैं, इनके कंपोनेंट्स आप देखिएगा, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा 5 cos 37 और इधर आएगा 5 sin 37।
यानी ये 5 cos 37 की वैल्यू है 4 और ये वैल्यू है 3, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर हो गया 3 जे कैप प्लस 4 आई कैप, ऐसा वेक्टर हो गया। तो ज़रा यहाँ से अगर आप इमेज का देखें तो इमेज का ये तो पलट जाना है, ये सेम रहना है, यानी ये 3 का 3 रहेगा, 3 मीटर पर सेकेंड, और ये पलट करके -4 हो जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 3 जे कैप, तो चेंज नहीं हुआ, ये लिखेंगे -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ये हमारे इमेज की वेलोसिटी हो गई, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी, ये हमारी इमेज की वेलोसिटी हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आप आएंगे तो आप इसको हैप्पीली डन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको ये देखना है, करना है। ठीक है, अब देखिए प्लेन मिरर में जो एक लास्ट टॉपिक है पूछा जाता है, उसको भी हम निपटाते हैं। लास्ट टॉपिक है इसमें नंबर ऑफ images by combination of two mirror, combination of two mirrors। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, पुराने टाइप का है। ठीक है, तो इसका ऐसा है कि अपने पास एक मिरर है M1 और एक दूसरा मिरर है, इन जनरल डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ये M2, इनके बीच का एंगल जो है वो थीटा दिया हुआ है। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले रूल नंबर 1, 360 को थीटा से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये आ जाता है इवन, इसका जो आंसर आ रहा है ना वो अगर इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेजेज हो जाएंगी 360 बाई थीटा -1, ये ऐसा होगा, इवन -1। अगर ये आता है रूल नंबर 2 कि इफ़ 360 डिवाइडेड बाई थीटा इक्वल टू ऑड आ जाता है, तो उस समय नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो 360 बाई थीटा हुई होंगी। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें एक क्लॉज है, क्लॉज ये है कि 360 बाई थीटा तब दोगे कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन दी बाइसेक्टर। ये जो बाइसेक्टर यानी मिड वाली लाइन है ना, इस पे इमेज नहीं हो तब आंसर ये दे देंगे बाइसेक्टर पर। लेकिन अगर कहीं इसी में इमेज जो है, इसी में इफ इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट, मेरा सेंस ऑब्जेक्ट लिखने का है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ मिरर मतलब जो एंगल बाइसेक्टर है, तो उस समय आंसर क्या होगा, तो उस समय 360 बाई थीटा -1। यानी इवन वाले केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, इवन वाले केस में आपको जो आ रहा है, अगर इवन आया तो -1 कर दीजिए। लेकिन ऑड वाले केस में देखिए कि अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पर नहीं है तो सीधा 360 बाई थीटा, लेकिन अगर इमेज बाइसेक्टर पर रखा हुआ है तब आंसर क्या देंगे, 360 डिवाइडेड बाई थीटा -1, ये हमें आंसर देना है। अब यहाँ से रूल नंबर 3 देख लीजिए, रूल नंबर 3 जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि अगर ऐसा आ जाए, इफ़ 360 बाई थीटा इज़ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, तब क्या करेंगे, तो n जो होगा नेक्स्ट टू हाईएस्ट इंटीजर, जो भी हायर इंटीजर आएगा, इंटीजर ऑफ 360 बाई थीटा -1 का, ये इसका पहले वाला लिख लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इमेज वाले के लिए करेंगे। तो अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लेते हैं कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो हम सबसे पहला क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाई 60, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से, 6 क्या है, 6 है इवन। तो जब 6 इवन है तो हमें आंसर क्या देना है,
आंसर देना है n इक्वल टू 6 - 1, यानी नंबर ऑफ इमेजेज 5 होंगी। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लो, ये ले लो 72 डिग्री, तो ये आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 72 डिग्री, तो ये बेटा क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 5, ये अभी हमारा क्या आ रहा है 5, यानी दोनों ये भी 5, यानी अब ऑड आया और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर नहीं रखा है तो n की वैल्यू 5 आंसर दे देंगे। तो यहाँ से एक चीज़ हमें मिला, इम्पॉर्टेंट ये मिला कि इफ थीटा इज गिवन, इम्पॉर्टेंट ध्यान देना कि इफ थीटा इज गिवन देन नंबर ऑफ इमेजेस आर यूनिक, यानी जो आएगा होगा, बट इफ नंबर ऑफ इमेजेस गिवन देन थीटा इज नॉट यूनिक। अब भाई अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि अगर मैंने दे दिया कि 5 है, नंबर ऑफ इमेजेज 5 है, तो आप 60 लिखोगे, 72 लिखोगे, दोनों आंसर पॉसिबल है ना, तो यानी इसका उल्टा सच नहीं है। तो इस रूल को आप ध्यान रखें, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि थीटा है तो नंबर ऑफ इमेजेज पक्का 5 हैं। अगर 60 डिग्री दिया है तो 5, 72 दिया है तो 5, बट लेकिन अगर इसका उल्टा दिया है कि 5 दिया है तो थीटा इज नॉट यूनिक। ठीक है, तो ये हमारा ये सिचुएशन में चलना है, इसको हमें इस तरीके से करना है। अब जैसे एक आध एग्जांपल और करके देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लिया कि थीटा प्लेन मिरर का दिया हुआ है 90 डिग्री, बड़ा फेमस सा है, तो ये बेटा आएगा 360 डिवाइडेड बाई 90, तो ये वैल्यू आ रही है 4 है इवन, यानी आंसर हो गया नंबर ऑफ इमेजेज n इक्वल टू 3। और अगर आप 120 भी ले लो, थीटा इक्वल टू 120, तो 360 डिवाइडेड बाई 120 इक्वल टू ये भी क्या आएगा हमारा 3, तो ये हमारा आया ऑड, तो इसका आंसर तो हो गया n इक्वल टू 3, यानी अब 90 से 120 के बीच में कोई भी एंगल ले लो, आंसर क्या आएगा 3। ठीक है, चलो 50 ले लो, एक एग्जांपल में थीटा की वैल्यू 50 ले लीजिए। अब 50 ले लिया तो आएगा 360 डिवाइडेड बाई 50, जरा ये वैल्यू लगभग में सॉल्व करो तो कितना आ रहा है 7.2, ये वैल्यू ऐसी आ रही है। तो अब हाईएस्ट इंटीजर क्या है, तो 7.2 - 1 यानी हो गया 6.2 का हाईएस्ट इंटीजर, यानी 7 आएगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस इज 7। इस तरीके से हम नंबर ऑफ इमेजेस को भी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्लेन मिरर से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करना है। इसके बाद आपको इसमें प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करके देखना है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्लेक्शन ही करेंगे। नेक्स्ट में हम करेंगे रिफ्लेक्शन बाई स्फेरिकल मिरर। इसमें भी देखा जाएगा भाई इमेज फॉर्मेशन एंड ऑल क्या चीज़ें हैं, तो नेक्स्ट में हम इसमें अकॉर्डिंग करेंगे। तो इस पे जितना आप प्रैक्टिस कीजिए उतना अच्छा।